Hello students, today we will discuss about बोली और भाषा। भाषा जो होती है हमेशा बोली के रूप में ली जाती है, परंतु इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। बोली जो होती है यह भाषा का अर्ध विकसित रूप है, मतलब ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, क्योंकि जो बोली है इसका क्षेत्र हमेशा सीमित होता है। सीमित मतलब ये बंध कर रहती है, हमेशा 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही हमें इसमें परिवर्तन आने लगता है। मतलब जो भाषा होती है उसका रूप जो होता है असीमित होता है, मतलब हम उसको बांध के नहीं रख सकते, जबकि बोली जो होती है हर 5-10 किलोमीटर के अंदर वो बदल जाती है। तो इसीलिए इनका मेन अंतर यही है कि भाषा और बोली का मुख्य अंतर ये है कि बोली में किसी प्रकार की रचना नहीं की जा सकती, जबकि रचना जो की जाती है, कोई साहित्य रचना की जाती है, वो भाषा में की जाती है। उसके बाद है लिपि। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। जिस प्रकार से ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो व्याकरण के द्वारा नियम जो होते हैं निश्चित किए जाते हैं, उनके आधार पर जो लिखा जाता है ढंग, उस लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि। तो जो मुख्य लिपियां हैं हमारी भाषा की, तो जो संस्कृत है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और नेपाली भी देवनागरी में। उसके बाद जो उर्दू है वो फारसी भाषा में, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, फ्रेंच की लिपि रोमन है, पंजाबी की आपको पता ही है गुरमुखी लिपि। हाँ जी स्टूडेंट्स, उसके बाद भाषा और साहित्य। साहित्य क्या है? साहित्य जिसको हम लिटरेचर बोलते हैं, कि हमारी सदियों पहले जो भाषा के रचयिता थे, जो उनके भाव और विचार थे, उनको लिखित रूप में धीरे धीरे रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साहित्य बोलते हैं। मतलब जो उन्होंने अपना भावों और विचारों को जो लिपिबद्ध रूप दिया, लिखने के ढंग का रूप दिया उन्होंने, तो उसको उन्होंने संभाल कर रखा, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है, आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, उस ज्ञान को ग्रहण कर सके, उससे परिचित हो सके। तो उसको क्या बोलते हैं? तो जो ज्ञान वो था उसको बोलते हैं साहित्य। साहित्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? गद्य साहित्य के अंतर्गत वो साहित्य आता है जिसमें ना तो लय की प्रधानता होती है, ना ही तुकबंदी हो, ना ही छंद वगैरह आते हैं, बल्कि इसमें कहानी, निबंध, नाटक वगैरह ये सब जिसमें किसी प्रकार की लय तुक नहीं होती, वो सभी विद्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। और महान लेखक कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा इत्यादि। उसके बाद है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य जो लय तुक, जैसे कविताएं वगैरह, तो इनमें लय तुकबंदी ये सब कुछ अनिवार्यता होती है, मतलब इनकी आवश्यकता होती है। तो उस साहित्य में जो भी रूप में लिखा जाता है उसको फिर क्या बोलते हैं? पद्य साहित्य। इसको कविता या काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि कविता जो होती है हमेशा लय के साथ ही चलती है। गद्य की तरह पद्य की भी अनेक विधाएं होती हैं, अर्थात जैसे हमने गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, निबंध वगैरह पढ़े हैं, तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य आदि। तो इसके महान कवि कौन कौन से हैं? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो महान पद्य साहित्यकार हैं। उसके बाद आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण एक ऐसी विधा है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने के ज्ञान से परिचित होते हैं। अर्थात व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें ये सिखाता है
कि किसी चीज को हमने कैसे लिखना है, अर्थात शुद्ध रूप में उस चीज को हमने कैसे लिखना है। तो जो भी इस साहित्य का ज्ञान करवाता है, उस ज्ञान करवाने वाले साहित्य को क्या बोलते हैं? व्याकरण। व्याकरण के कितने पार्ट होते हैं? व्याकरण के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत क, ख, ग, घ ये सब वर्ण आते हैं। उसके बाद शब्द विचार, जब इन वर्णों को जोड़ दिया जाता है, कमल, कमल, तो ये अलग अलग शब्द हो गए। उसके बाद है पद विचार, कारकों एवं प्रत्ययों से जुड़कर, कारक से जैसे लड़के से, लड़के को, लड़के ने, ये सारे क्या हो गए? पद। उसके बाद वाक्य विचार, राम स्कूल जाता है, मोहन कक्षा में पढ़ता है, तो ये सारे किसके अंतर्गत आ गए? वाक्य विचार के अंतर्गत। ओके स्टूडेंट्स।